नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान पर। मैं हूं मोनालिसा और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खास शो, बजट 2017 गांव और किसान। आज वसंत पंचमी है, बसंत ऋतुराज हैं, ऋतुओं के राजा। ये शरद के जाने और ग्रीष्म के आने का संधिकाल है। हमारी शची श्यामला खेत चौतरफा सरसों के पीले फूलों की चादर ओढ़े हमारे तन और मन के तारों को झनकृत कर नव जीवन का संचार करते हैं। वहीं हम आज और एक नव संचार की आशा और विश्वास के साथ आपके सम्मुख हैं। ये नव संचार हमारे जनजीवन, कामकाज और आवश्यकताओं के अवलंबन बनने वाले अर्थतंत्र में आ सकता है। इसका वाहन है कुछ ही देर में पेश होने वाला आम बजट। पिछले दिन पेश हुई आर्थिक समीक्षा ने संभावनाओं की खिड़की खोली है। हम आर्थिक समीक्षा की खिड़की से बजट की ओर झांकना शुरू करेंगे। फिर होगा बजट को जानने, समझने और आंकने का एक ऐसा सिलसिला जो घंटों लाइव अनवरत रहेगा। ढेर सारे विशेषज्ञों के साथ ही नहीं, उन ग्रामीणों और किसानों के साथ भी जिनके लिए ये बजट है। आज हम 4 स्थानों से बजट का सफर कराने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम आपको ग्रामीण चौपाल पर ले चलेंगे, जहां हमारे विशेषज्ञ और किसान आपके सम्मुख लगातार बने रहेंगे। वहीं हमारे साथ लगातार हरियाणा के झज्जर से हमारे साथी और किसान बजट को अपनी कसौटी पर आंकेंगे। तीसरी तरफ न्यूज रूम से वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार बजट का भाष्य करेंगे। वहीं हमारे साथ विशेषज्ञों का बदलता पैनल लगातार आपको बजट की बारीकियां समझाएगा। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी कुमार आनंद से अब आपको रूबरू कराती हूं, जो विस्तार से बताएंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। आनंद जी, जो वित्त मंत्री के पिटारे से तो निकलेगा बहुत कुछ, लेकिन ये बताएं कि दूरदर्शन के पिटारे से दर्शकों के लिए क्या निकलेगा और किस तरह अहम होगा इस बार का ये आम बजट। देखिए, इस बजट में एक सबसे आम तौर पे बजट को देखा जाए तो ये संपूर्ण जो तंत्र है, संपूर्ण भारत पे इसका असर पड़ता है। लेकिन चूंकि हम लोग किसान चैनल है, डीडी किसान है, इस नाते हम इस चैनल पे गांव और किसान पे पड़ने वाले असर को ज़्यादा विस्तृत रूप से ज़्यादा देखेंगे। ये बजट जो है, ये प्रगति के रथ पे सवार होकर जो ये बजट आने वाला है, ये एक ऐतिहासिक बजट भी है। ऐतिहासिक बजट 2 कारणों से कहेंगे हम इसको। आमतौर पे बजट जो है फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पे आता है, लेकिन इस बार ये बजट जो है फरवरी के पहले कार्य दिवस पे आ रहा है। एक तो ये अंतर हुआ। दूसरा, पहली बार ये बजट, इस बजट में रेल बजट को समाहित किया गया है। तो इन 2 कारणों से ये बजट ऐतिहासिक है। इस बजट पे हम चर्चा करने से पहले हम जो कल जो आर्थिक समीक्षा पेश हुई, आर्थिक समीक्षा में आमतौर पे सरकार ये बताती है कि क्या देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति क्या है, उसके अंदर क्या आगे किया जा सकता है। एक तरीके से देखा जाए तो इसको नीति विषयक दस्तावेज भी कह सकते हैं, इसको आर्थिक वो भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम जो हैं क्या है इसमें और क्या रहा, इसको देखने के पहले और ये बजट क्यों ये ऐतिहासिक है, इसके बारे में हमारे एक रिपोर्ट भी है, तो हम लोग रिपोर्ट देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रिपोर्ट हम देखेंगे, लेकिन इसके साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मेहमानों का विशेष पैनल मौजूद है। मैं चाहूंगी आनंद जी कि उनका तारुफ भी आप करा दे दर्शकों से। मेरे समीप बैठे हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी। डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में परियोजना निदेशक हैं और इनकी कृषि मामलों में बहुत लंबी समझ है। मेरे बगल में देश के नीति निर्माता, नीति आयोग के सलाहकार कृषि डॉक्टर जेपी मिश्र हैं। आप भी कृषि वैज्ञानिक हैं और आपने कृषि क्षेत्र में बहुत लंबा काम किया है। मेरे दूसरी ओर डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी हैं। आप किसानों के बड़े नेता हैं और भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। चौधरी साहब ने एक लंबा समय जो है किसानों के बीच में बताया है और किसानों को कृषि से लेकर कई पुस्तकें भी लिखी है। उनके बगल में डॉक्टर टीपी त्रिवेदी हैं। डॉक्टर टीपी त्रिवेदी भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़े रहे हैं, ये वहाँ परियोजना निदेशक रहे हैं। बिल्कुल, तो इसके साथ ही हम आपको बताएं कि बस कुछ ही पलों में संसद के पटल पर वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली आम बजट पेश करेंगे और उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि किस तरह की उम्मीदें नजर आ रही है इस बजट को लेकर, खासतौर पर गांव और किसान के लिहाज से। इस चर्चा को शुरू करें हम, उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज इतिहास रचेंगे। इतिहास इसलिए कि ब्रिटिश परंपरा को खत्म करते हुए पहली बार फरवरी के अंतिम कार्य दिवस की बजाय पहले दिन बजट पेश किया जा रहा है। 1947 में आजादी मिलने के बाद पहला बजट तब के वित्त मंत्री आर के षणमुख चेट्टी ने 26 नवंबर को पेश किया था।
लेकिन वो वार्षिक बजट नहीं था, 7.5 महीनों के लिए अंतरिम बजट था। 1948 से 2016 तक वार्षिक बजट फरवरी के अंतिम दिन ही पेश किए जाते रहे हैं। इसके 16 साल पहले भी एक इतिहास रचा गया था। संयोग से तब भी केंद्र में राजग की सरकार थी। 2001 में वाजपेयी सरकार ने शाम 5 बजे बजट पेश करने की ब्रिटिश परंपरा को छोड़ सुबह 11 बजे बजट पेश किया। इंग्लैंड में बजट दोपहर में पेश करने की परंपरा है। वहां जब दोपहर होती है तब भारत में शाम होती है, इसलिए भारत में शाम का वक्त चुना गया। ये परंपरा भी पहले बजट से लगातार चली आ रही थी, लेकिन 28 फरवरी 2001 को तब के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सुबह 11 बजे बजट पेश कर उस परंपरा को खत्म किया। इस साल के बजट का दूसरा ऐतिहासिक पहलू ये है कि आम बजट के साथ ही रेलवे बजट पेश किया जाएगा। अभी तक दोनों बजट अलग अलग पेश करने की परंपरा थी। 92 साल से चली आ रही परंपरा इसके साथ ही खत्म हो जाएगी। गणतंत्र भारत का पहला वार्षिक बजट वर्ष 1949-50 के लिए था। इसे पहला बजट इसलिए माना गया कि रजवाड़ों के विलय के बाद उनके लिए वक्तव्य भी बजट में शामिल किया गया था। तब के वित्त मंत्री जॉन मथाई ने महंगाई और आर्थिक नीति पर संक्षिप्त भाषण देकर बजट की प्रतियां सदस्यों में बांट दी थी, यानी बजट भाषण नहीं पढ़ा गया था। बजट में ही योजना आयोग के गठन की घोषणा थी। साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं की जरूरत बताई गई थी। योजना आयोग को मोदी सरकार ने नया रूप देकर नीति आयोग में बदल दिया है। बिल्कुल, तो कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है ये बजट, और आइए इस पर किस तरह की उम्मीदें हैं और किस तरह से ये ऐतिहासिक है, इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर मिश्र, सबसे पहले आपसे ही मैं जानना चाहूंगी कि ऐतिहासिक बताया जा रहा है, खास तौर पर जिस तरह से तारीख बदली है बजट पेश करने की, इसे लेकर के बताएं इसमें कि क्या खास बात है और किस तरह से अगर ये जो 1 महीने का अतिरिक्त समय मिल जा रहा है, इससे कितना बदलाव आ जाएगा? जैसा कि अभी कुमार आनंद साहब ने बताया कि नॉर्मली जो बजट पेश होता था, केंद्रीय मंत्री इसको दिन में 11 बजे पेश करते थे फरवरी की लास्ट वर्किंग डेज में। आई मीन या तो 28 फरवरी को, 28 या 29 फरवरी को, अगर वो लीप ईयर होता था। इस साल ये 1 फरवरी को पेश हो रहा, तो जो 1 महीने ये एडिशनल हमको बजट के बाद की प्रक्रियाओं पे मिलेगा, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और इस स्पेशली ये कृषि के क्षेत्र के लिए क्या होता था कि जब फरवरी के लास्ट में बजट पेश होता था तो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते करते फिर वो जो राज्यों को धन का आवंटन होता था वो करीब अप्रैल में या मई के एंड में जाके हो पाता था। तो अभी जो सारी प्रक्रिया अगर हम पूरी कर पाएंगे तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही राज्यों को सारा धन का आवंटन और उनको किस क्षेत्र के लिए कितना धन मुहैया कराया जाएगा, ये एक बड़ी चीज़ होगी जो हम इसको अचीव कर पाएंगे। और इसी तरह फिर राज्य भी अपने खर्चे को किस तरह से विभिन्न मदों में व्यवस्थित करेंगे, वो भी उनको भी एक सहूलियत मिलेगी। जी। और आने वाले खरीफ के लिए जो हमारी प्लानिंग होती है उसमें ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। जी आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि आमतौर पे अगर हम अप्रैल या मई में सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो पता चलता है कि फंड नहीं है जी। और आखिरी में पता चलता है कि जब ये मार्च आने वाला होता है तो आखिरी 3 महीनों में उस फंड को खर्च करने की आपाधापी में काफ़ी कुछ जो है कई बार कुछ विसंगतियां भी आ जाती है। तो ये बहुत एक सोचा समझा सरकार का कदम है कि पूरे 12 महीने 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर है, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को वो सतत रूप से चलते रहें, ये सोच इसके पीछे जी। और साथ ही रेल बजट भी समाहित किया गया है। कृष्णवीर जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पहली बार हम देखेंगे कि रेल बजट को भी आम बजट में समाहित कर लिया गया है? देखिए, रेल बजट को समाहित करने में सरकार का उद्देश्य ये है कि बजट को पूरी तरह जो एक ही साथ जोड़ना ज़्यादा अच्छा है। सारी योजना एक ही साथ सरकार को लागू करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
एक बात बहुत सही कुमार आनंद जी ने कहा कि बजट को समय पर इसलिए ज़्यादा जरूरी है 1 फरवरी को जो किया सरकार ने कि वो बाद में जो है जो लास्ट तिमाही रहती थी उसमें खर्च करने में आपाधापी प्रदेश सरकार है, खासतौर से कृषि के क्षेत्र की बात कहूँगा उसमें वो करते थे। तो वो समय पर उपलब्धता होगी प्रदेश सरकारों को उसकी योजनाओं को मूर्त रूप देने में, सही तरीके से उसका सदुपयोग करने में उनको 1 महीने का और ज़्यादा समय मिलेगा। तो ये सरकार का उद्देश्य रहा है और सरकार की प्राथमिकताएं पूरी तरह से, चूंकि किसान और कृषि है इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो अभी जो सर्वे आया है उसमें ये साफ है कि 74% लोग इस देश के गांव में रहते हैं, कृषि पर आधारित ढांचा है। तो सरकार ने प्राथमिकताओं को तय करते हुए बजट को आज के दिन पेश करने का निर्णय लिया। बहुत सराहनीय कदम है, हम स्वागत करते हैं सरकार के कदम का और आशा करते हैं कि सरकार इस बजट में जो वित्त मंत्री पेश करेंगे उसमें जो प्रधानमंत्री जी ने जिन योजनाओं को मूर्त रूप दिया है, पिछले बजट में भी विशेष रूप से जो सिंचाई परियोजना प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी, उसका परिणाम आप देखिए कि 14.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का एरिया बढ़ा है। उसी पर और विशेष रूप से सरकार का प्रयास होगा कि सिंचाई के संसाधनों में और बड़े पैमाने पर जो वृद्धि की जाएगी। दूसरा क्षेत्र है जिसकी शुरुआत पिछले बजट में की गई थी, जो कृषि प्रसंस्करण का क्षेत्र है, क्योंकि कच्चे माल को खराब होने से बचाने के लिए जो योजनाओं को शुरू किया गया जी। पूरी तरह किसान नजर लगाए हैं सरकार के बजट पर कि उसमें और बड़े पैमाने पर विस्तार इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से रोजगार के संसाधन, रोजगार आज जरूरत है और रोजगार आज गांव में बड़े पैमाने पर देने हैं, तो एकमात्र वही क्षेत्र है। बिल्कुल, तो कई उम्मीदें हैं, कुछ और उम्मीदों के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर रामेश्वर भी यहाँ पर हमारे साथ है। आपको किस तरह की उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? सरकार ने बहुत सी योजनाएं कृषि में नई पहल करके लागू करने की कोशिश की है जी, जी। और इनको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी धन की आवश्यकता है। तो जो परंपरागत खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ रुझान बढ़ा है और सॉइल हेल्थ के लिए जो नए कदम उठाए गए हैं, इसी तरह जो रिस्क कम करने के लिए इंश्योरेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनमें सभी में मैं समझता हूँ कि और अधिक एलोकेशन फंड का मिल जाए तो ये काफ़ी किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और कृषि में जो हमें परिणाम देखने को आ रहे हैं कि हमारा ग्रोथ रेट जो है बढ़ा है, उसमें मैं मानसून का भी योगदान है, लेकिन कृषि सिंचाई योजना जैसे कृष्णवीर चौधरी साहब ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपने आप में ही रिस्क कवर करता है। जब बारिश से ही ना होने से फसल के उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है और अगर हम सिंचाई सुनिश्चित कर सकें और पानी का जो उपयोग है, माइक्रो इरिगेशन और जो आधुनिक सिंचाई के यंत्र हैं उनका उपयोग करके हम अपने पास जो उपलब्ध पानी है उसका सदुपयोग कर सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इनमें और साथ में क्रेडिट बढ़ाने में जो लोन किसानों को मिल सकता है, क्रेडिट मिल सकता है, उसको और सहूलियत के साथ मिले और कम इंटरेस्ट रेट पर मिले और ज़्यादा मिले। तो मेरी तरफ से तो यही सब उम्मीदें हैं और आशा है कि इनमें से कई चीज़ें आज घोषणा में शामिल हो सकती हैं। जी।